गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लेके आए हैं नीट 2020 केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन। तो आप बने रहिए हमारे साथ में और चेक कीजिए आपके आंसर्स कितने आपके सही है, आपने कितने सही किए हैं, कितने करेक्ट किए हैं। तो चलिए हमारे साथ में शुरू करते हैं नीट 2020 पेपर एनालिसिस। तो डिटेल में हम इसमें बताए जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में और चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, द calculated spin only magnetic momentum of chromium plus 2। तो क्रोमियम प्लस 2 में हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d4 क्योंकि क्या दिया हुआ है, क्रोमियम। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 4s1। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3d4। तो इसको शॉर्ट में हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। तो डायरेक्टली हमें आंसर क्या आ जाएगा 4.90। तो आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केटायनिक डिटर्जेंट। तो इनमें से कौन सा केटायनिक डिटर्जेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमाइन विल गिव द कार्बन एमाइन टेस्ट। तो जो कार्बन एमाइन टेस्ट होता है वो प्राइमरी एमाइन ऑलवेज गिव कार्बन एमाइन टेस्ट। प्राइमरी एमाइन कार्बन एमाइन टेस्ट देती है। तो इनमें से आंसर है हमारे पास में वो है थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका जो आंसर है हमारे पास में वो हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, देन बेरिलियम डाइफ्लोराइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसके लिए जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके क्वेश्चन में जो सीक्वेंस है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे मेरे क्वेश्चन नंबर 2 है तो आपके कोई क्वेश्चन नंबर का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो सकती है। और साथ में आप ये भी चेक कर लेना कि इसके अंदर जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो कहाँ पे हैं। मेरे जैसे ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में 5.92 दे रखा है, तो आपका वो ऑप्शन सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, वो आप इसको चेक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। कौन सा ऐसा पॉलीमर का एग्जांपल है जो नेचुरल पॉलीमर है। तो इसका आंसर है हमारे पास में थर्ड। तो आंसर थर्ड, 6,1,4 पॉली आइसोप्रीन इज ए एग्जांपल ऑफ ए नेचुरल पॉलीमर। ये इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमें पहचानना है और बताना। तो ये देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, इसको हम बोलते हैं सिन गैस। ये सिन गैस है। नेक्स्ट, B2H6 आप लोगों ने पढ़ा हुआ 11th क्लास में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। टेम्परेरी हार्डनेस पानी में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। और जो H2O2 है वो है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। तो H2O2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो बुक की जैसी होती है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है। H2O2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है H2O2 की। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। और इसका जो आंसर है हमारे पास में, तो आंसर है इसका 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसका 4 है। तो आप मैच कर लीजिए। एन increase in the concentration of the reactant of the reactions lead to in change in the। तो जैसे हम किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। तो कोलाइड की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। तो आंसर होगा यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf of the benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole. The freezing point depression for the solution of molarity 0.078 mole containing a non-electrolyte solute in benzene is round off up to the 2 decimal value। तो इसको हम सोल्व करेंगे फॉर्मूले से। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस
क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो इसको हम एमओटी थ्योरी से समझा सकते हैं, अच्छे से हमने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में 12th क्लास में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर थर्ड। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। और मैं हूं मुकेश पूर्वा, केमिस्ट्री पाठशाला से। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 11th और 12th के केमिस्ट्री के वीडियो आप लोगों को लगातार मिलते रहेंगे। साथ में शॉर्ट ट्रिक भी हम बताते रहते हैं ताकि आपको वीडियो आराम से समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 यस, क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका आंसर है हमारे पास में सी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो मीथेन रिएक्ट करती है क्लोरीन से, तो क्या बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl बनती है। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंजेस हो रहा है वो हो रहा है 0 से +4 की तरफ। तो 0 से +4, या आप इसमें आराम से इसकी इस कार्बन में यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, इसमें कि ये कार्बन है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, आराम से इसको आप कर पाओगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, बायोलॉजी से रिलेटेड है। जो बायो के कैंडिडेट उनको इस क्वेश्चन से बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप बायोलॉजी में भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा अच्छे से। द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स participates in the oxidation of the glucose to produce ATP, and with sodium is responsible for the transmission of the nerve cell। तो नर्व सेल में ट्रांसमिशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम आयन की वजह से होता है। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके साथ, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और 11th और 12th की बेसिक जो केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, ऑक्साइड्स दे रखे हैं, उसकी नेचर दे रखी है। तो हमें पता है जो Cl2O4 है, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या कैसी होती है, एसिडिक नेचर की होती है। तो ये एसिडिक नेचर का है। और ये BaO ये क्या है, एल्कली अर्थ मेटल। और एल्कली अर्थ मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। जो CO होती है ये होती है न्यूट्रल। और Al2O3 आप सभी लोगों को पता होगा ये एम्फीटोरिक होती है नेचर की। तो ये एम्फीटोरिक नेचर की है। तो आपके पास में जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर है 4। तो यहाँ पे जो 4 है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपके सामने रिएक्शंस बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। तो जब भी ये देखो बेंजल्डिहाइड दे दिया है, एसिटोफिनोन दे दिया है, दोनों में अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। अब देखो दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग साथ में किसकी प्रेजेंस दे दी है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस दे दी है। तो जब डाइल्यूट NaOH लेते हैं और मॉलिक्यूल ऐसा लेते हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन अलग अलग हो, तो वो किस रिएक्शंस का एग्जांपल है, वो है एल्डोल कंडेंसेशन। तो आंसर है हमारे पास में थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एनिसोल एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI। तो एनिसोल को जब हम HI के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास में जो कंपाउंड बनता है वो है फिनोल और मिथाइल आयोडाइड। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फॉर द रिएक्शंस 2Cl gives Cl2 द करेक्ट ऑप्शन। तो थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डेल्टा आर। हीट ऑफ रिएक्शंस डेल्टा आर जो होगी वो 0 से ज्यादा होगी और एंट्रोपी भी क्या होगी, 0 से ज्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास में सेकंड। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, चारों स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है CO2 इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमेशा CO2 गैस का हम यूज नहीं करते। द स्ट्रक्चर्स ऑफ C60 कंटेन 12 6 कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है हमारे पास। नेक्स्ट है ZSM5 इज ए टाइप ऑफ जियोलाइट। ये जियोलाइट का एक एग्जांपल है जो आपकी NCERT की बुक से डायरेक्ट ही उठा के क्वेश्चन दिया हुआ है। इट यूज्ड टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन CO इज कलरलेस एंड odorless गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस एंड odorless गैस। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट आल्सो। तो हमारे पास में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास में C एंड D। तो आंसर हो जाएगा
आपका सी एंड डी करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। तो सेकंड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17 आपके पास सामने ये रहा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन से हमेशा जो भी एल्केन बनती है वो इवन नंबर की बनती है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो ये हेप्टेन 7 नंबर की है, ये ब्यूटेन 4 नंबर की है, हेक्सेन 4 नंबर की है, हेक्सेन 6 नंबर की है, इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। और 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन ये भी इवन नंबर की है। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास में ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इवन नंबर की हम बना सकते हैं, लेकिन इतनी अच्छी क्वांटिटी में नहीं बना पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, क्लास 11th हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से दे रखा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCl was passed through a solution of CaCl2 dot MgCl2 and NaCl. Which one of the following compound crystallize? तो कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइज हो जाएगा अगर इसमें कैल्शियम क्लोराइड में से पास करें HCl को, मैग्नीशियम क्लोराइड में से पास करें और NaCl में से पास करें। तो जब इनमें से अगर हम पास करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ NaCl जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो हमारे पास में आंसर होगा 4। आंसर हो गया हमारे पास में 4। क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। कौन सा ऐसा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रखी है जिसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 दे रखा है। देन 1 ग्राम ऑफ लिथियम, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम दे रखा है 7। तो देखो सब में क्वांटिटी सेम देख रही है, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम। तो हमें इसमें क्या देखना होता है, सब जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम मिलेंगे। तो सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है, लिथियम का। तो आंसर हमारे पास में सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम सिंपल सिंपल इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं क्लास 11th के लिए, 12th के लिए, और नीट के भी हम इसमें लाते रहते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, मिक्सर ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस इन ए सिलेंडर contain 7 gram of nitrogen and 8 gram of argon. If the total pressure of the mixture of the gas in the cylinder is 27 bar, then the partial pressure of nitrogen, तो partial pressure निकालना था नाइट्रोजन का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 बार। तो 15 बार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें आइडेंटिफाई करना, इनकरेक्ट करना, ध्यान देना आप, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, करेक्ट को नहीं करना। इसका मतलब इसमें 3 करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा। तो interstitial compounds are those which are found when the small amount of हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, करेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं उसमें जो एटम काम आते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स काम आते हैं वो बहुत ही छोटे एटम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास में, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 एंड Cr2O7 2 माइनस आर नॉट सेम। तो इसको आप चेक कर लेना, ये हमारे पास में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे क्रोमियम की यहाँ पे, और यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास में, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। तो एडियाबेटिक कंडीशन के अंदर फ्री एक्सपेंशन के लिए तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास में, क्यू 0 होना चाहिए, डेल्टा टी 0 होना चाहिए, और वर्क जो है वो 0 होना चाहिए। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में करेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल होगा। तो करेक्ट आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 23, द मिक्सर विच शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। तो पॉजिटिव डिविएशन कौन कौन शो करेगा, ये जो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दे रखा है, फिर क्लोरोफॉर्म और ब्रोमो इथेन दे रखी है, एथेनॉल और एसीटोन दे रखी है, बेंजीन और टोलुइन। तो ये तो है, ये आइडियल मिक्सर है, ये पॉजिटिव डिविएशन शो करता है।
ये नेगेटिव डिविएशन शो करता है, ये भी आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आएगा। तो हमारे पास में जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ द सल्फर हैज ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज है। और ये मैंने आप लोगों को क्लास 12th में सल्फर वाले चैप्टर में आप पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको समझाया, जिसमें मैंने सल्फर का डिस्कशन किया था, सल्फर के ऑक्सो एसिड के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। तो इसकी मैंने स्ट्रक्चर भी बना के दी है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं वीडियो को। तो उसमें मैंने इसकी सबकी स्ट्रक्चर बना के बताई है। तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो है इसके अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा, पेरोक्साइड बॉन्ड मिलता है। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास में सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। और ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट ही टेक्स्ट बुक से दे रखा है, डायरेक्ट ही सीबीएसई की टेक्स्ट बुक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है पार्ट नंबर 7 उससे दे रखा है। जब भी हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास में ग्लूकोज मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा, अल्फा डी फ्रक्टोज मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो, अगर ये भी आप लोगों ने अगर गलत हो गया है तो थोड़ी सोचने वाली बात है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने थे, न्यूट्रॉन निकालने थे और इलेक्ट्रॉन निकालने थे। तो प्रोटॉन क्या होंगे 71, प्रोटॉन क्या हो जाएंगे 71 हो जाएंगे। और देखो न्यूट्रॉन दे रखे हैं तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे 175 माइनस 71। तो आंसर आ जाएगा 171 देन 104 एंड न्यूट्रॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन निकालने तो इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे 71। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज एनोड। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, एनोड पे हमेशा ऑक्सीजन गैस मिलती है। बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, a tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation। tertiary carbocation जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू secondary butyl carbocation बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा इफेक्ट लगेगा इसमें, माइनस आर ये लगेगा नहीं, देन हाइपर कॉन्जुगेशन ये लगेगा, माइनस आई और माइनस CH3 ग्रुप ये भी नहीं लगेगा, प्लस आर इफेक्ट इसमें लगेगा नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में सेकंड। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो 29 क्वेश्चन है, यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू ए फॉर्म ए विच विल डिकम्पोज टू बी एंड बी व्हेन पास थ्रू Cu+2 आयन, जो कि डीप ब्लू कलर के सॉल्यूशन होते हैं, मतलब कॉपर सल्फेट है ये। सी इज फॉर्म, जो सी क्या है, सी क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पे बनता है फोर्थ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास में, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। तो इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दे रखी है, जो ये कंपाउंड है इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दे रखी है, आईयूपीएसी नेमिंग। तो 101 से लगाकर 118 की जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, आप लोगों को अगर अच्छी तरह से आती होगी तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन सही कर लिया होगा। तो आंसर इसका है करेक्ट हमारे पास में सेकंड। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 into 10⁻³ पर सेकंड। पर सेकंड, तो सेकंड फर्स्ट ऑर्डर की है ना, तो सेकंड इनवर्स। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम गैस इज। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू। तो आंसर है हमारे पास में फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ए एलिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। तो एन एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर क्यूबिक बीसीसी स्ट्रक्चर with a cell edge of 288 picometer, the atomic radius will be। तो atomic radius क्या हो जाएगी, तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास में सॉलिड स्टेट उससे दे रखा है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू। आंसर है हमारे पास में थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33।
और क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास में, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। तो एक रिएक्शन दे रखे, ये है हमारे पास में टोलिन टोलिन की रिएक्शंस करवाएंगे हम क्लोरीन से, और इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू एक्स बनेगा। तो एक्स का हमें क्या करवाना है, H2O के साथ उसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, तो हमारे पास में क्या बनेगी, बेंजल्डिहाइड बनेगी। तो एक्स को पहचानना है, तो एक्स को बहुत ही सिंपल है, नेम रिएक्शन है ये नेम रिएक्शन है। आप लोग फाइंड करना कौन सी नेम रिएक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो लिगेंड्स है उनकी एक सीक्वेंस हो रखी है, सीक्वेंस होती है, और वो सीक्वेंस हमारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग इसका आंसर सही करके आए होंगे। तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है हमारे पास में CN, साइनाइड स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है, और सबसे वीक हमें पता होना चाहिए। वीक हमें कंफ्यूजन रहेगा इसके अंदर ये है वीक या ये वीक है। तो अगर हमें टेबल अच्छे से याद है तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी हम लेबोरेटरी में करते हैं वो किसका एग्जांपल है, वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक्चुअल में वो क्या होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एक एग्जांपल है। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो 4 स्टेटमेंट दे के, तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट दे रखा है, वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल, ये गलत है, फर्स्ट गलत। नेक्स्ट सेकंड, पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू, ये करेक्ट है। पिग आयरन को किसी भी शेप में हम उसको डाल सकते हैं, कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। मतलब कोई भी टाइप का अगर आयरन का आर्टिकल चाहिए तो उसे हम बना सकते हैं। नेट रफ आयरन इज इम्प्योर आयरन विद, ये भी गलत है, 4% कार्बन नहीं होता है इसमें, ये भी गलत है। देन ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2, ये गलत है। SO2 गैस बाहर निकलती है, SO2 गैस की वजह से इसमें वो उसमें फफोले बढ़ जाते हैं, ब्लिस्टर पड़ जाते हैं, उसको ब्लिस्टर कार्बन बोलते हैं। तो आंसर है हमारे पास में सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना था, करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास में सेकंड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 37 क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास में, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इन इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं जब हम सुक्रोज का, तो ये रिएक्शंस मिलती है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस with what ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलती है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे हैं इसके लिए भी 2 into 10 raised to 13 8 300 Kelvin, the value of delta RG at the same temperature। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 हो जाएगा। पुट द फॉर्मूला, गेट द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है हमारे पास में 4 इज द करेक्ट आंसर। यस, द नंबर ऑफ फेराडे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। द नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम का दे रखा है 40 ग्राम पर मोल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। कितनी मोल, कितने फेराडे में मिलेंगे, नंबर ऑफ फेराडे कितना मिलेगा हमें, 1 फेराडे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 39 क्वेश्चन, और 39 क्वेश्चन है हमारे पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक एमिनो एसिड। कौन सा बेसिक एमिनो एसिड, तो बेसिक एमिनो एसिड है हमारे पास में लाइसिन। लाइसिन इज एग्जांपल ऑफ बेसिक एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, an alkene on ozonolysis give methanol as one of the product। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये हमने पहले ही बता दिया था। अगर मेथेनेल बनता है और एल्कीन दे रखी है, उसका ओजोनोलाइसिस करते हैं, तो हमारे पास में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1। ये हमने एल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, और आप हमारा प्ले लिस्ट में जाके आप एल्कोहल फिनोल और ईथर वाले चैप्टर में एल्कोहल फिनोल और ईथर वाले पॉइंट के अंदर आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, यस, क्वेश्चन नंबर 41, measuring zeta potential is useful in determining which property of colloidal solution। तो जीटा पोटेंशियल निकालते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की विस्कोसिटी फाइंड करने के लिए। विस्कोसिटी फाइंड करने के लिए हम जीटा पोटेंशियल यूज करते हैं। किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन की अगर हमें विस्कोसिटी फाइंड करनी है तो हम जीटा पोटेंशियल से उसको हम
मेजर कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास में थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42। तो 42 है क्वेश्चन नंबर, फाइंड आउट द सोलिबिलिटी ऑफ द Ni निकल हाइड्रोक्साइड in 0.1 molar NaOH given that the ionic product of NiOH is 2 into 10 raised to minus 15। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास में सी। सी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इस वर्ड पर ध्यान देना आपको। मतलब 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है और हाईली कैपेसिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की। हीमोग्लोबिन से जुड़ने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है और एक बार जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है तो वापस वो रिवर्स में नहीं जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बाउंडेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारे पास में इनकरेक्ट आ गया। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहला स्टेटमेंट ही हमें इनकरेक्ट मिल गया। नेक्स्ट है रिएक्शंस बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस। जब हम एसीटोन का मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका हम इससे रिएक्शन करवाएंगे और साथ में उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास में जो कंपाउंड बनेगा वो मिलेगा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। जब भी हम कीटोन की रिएक्शंस अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं, कीटोन नहीं है, एसीटोन का मतलब है यहाँ पे कीटोन। जब कीटोन की रिएक्शंस हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं तो हमारे पास में 3 डिग्री एल्कोहल मिलता है। डायरेक्ट आंसर निकालो, डायरेक्ट आंसर निकालो। नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ द 2 ब्रोमो पेंटेन टू फॉर्म पेंट 2 इन इज। तो कौन सी रिएक्शंस होगी इसमें, तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी है। जेड सेप रूल से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जेड सेप रूल ही ये रिएक्शंस फॉलो होती है। नेक्स्ट है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब इसमें हाइड्रोजन भी निकलता है और हेलोजन भी बाहर निकलता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 1 A B C तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये हमने एनालिसिस कर लिया केमिस्ट्री के पेपर का। और केमिस्ट्री के पेपर में 11th क्लास से लगभग आप लोगों को मैं बता देता हूँ 11th क्लास से आप लोगों को परसेंटेज कितना आया है। 11th क्लास से आपको क्वेश्चंस आए हैं 46.7%। और 12th क्लास की केमिस्ट्री से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं 53.3%। ये है आपका पूरा एनालिसिस है पेपर का। और साथ में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से क्वेश्चंस आए हैं। और इनऑर्गेनिक से सबसे ज्यादा आए हैं, इनऑर्गेनिक से आए हैं आपके 40% क्वेश्चंस आपके पास में इनऑर्गेनिक से हैं। ऑर्गेनिक से आपके क्वेश्चंस आए हैं, ऑर्गेनिक से आए हैं 28.5%, 28.5%। और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो फिजिकल केमिस्ट्री से आया, तो फिजिकल केमिस्ट्री से भी पोर्शन ज्यादा आया है 31.5%। तो ये हमने टोटल आज केमिस्ट्री पोर्शन का एनालिसिस कर दिया। नेक्स्ट के बायो पोर्शन का एनालिसिस करेंगे हम जल्दी, आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे हम। तो अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर जाइए। और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हम 11th क्लास के लिए 12th क्लास के लिए डिस्क्रिप्टिव मेथड्स में सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, तो उसको भी आप जरूर से देख सकते हैं। तो आप लोगों का चैनल देखने के लिए, विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एंड हैव ए गुड नाइट।